गरीब मोहित एक बड़ी सी किराना शॉप पर ग्राहकों को सामान दे रहा था और सामने काउंटर पर दुकान का सेठ बंसीलाल बैठा था। ए मोहित, जल्दी जल्दी दे सामान। जी मालिक। मोहित दाल माप के ऊपर तोल रहा था, तभी अचानक उसके हाथों से दाल की पन्नी नीचे गिर जाती है और सारी दाल फर्श पर बिखर जाती है। अरे तो कौड़ी के नौकर, तेरे हाथ पैरों में दम नहीं है क्या? माफ कर दीजिएगा मालिक, वो गलती से गिर गई दाल। तभी बंसीलाल ग्राहकों के सामने मोहित को एक जोरदार चांटा मार देता है। गरीब कहीं के, तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इस महीने तेरी पगार से 500 रुपए कट। ये सुनकर मोहित रोने लगता है और वापस ग्राहकों को सामान देने में लग जाता है। बंसीलाल ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों पर मोहित पर जुल्म करता है। मेरी तो पगार ही इतनी कम है, मालिक 500 रुपए काट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मोहित इस अमीर सज्जन बंसीलाल की किराना शॉप पर सालों से 100 रुपए रोज से मजदूरी करता आ रहा है। मोहित पढ़ा लिखा नहीं था। शाम का समय मोहित अपने छोटे से झोपड़े यानी अपने घर में आता है, जहाँ घर में उसकी दादी मीनाक्षी चारपाई पर बैठी थी। मोहित, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। दादी, मुझे भूख नहीं है। मोहित एक कोने में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे उदास क्यों लग रहा है? दादी, ये भी कोई जिंदगी है गुलामों जैसी? आखिर कब तक मैं ऐसे गुलामों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता रहूंगा? मेरे पूर्वज जो गुजर गए, ना उन्होंने मुझे धन दिए, ना मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ गए। आखिर कब तक मैं इस गरीबी में दर दर की ठोकरें खाता फिरूं? क्या हुआ बेटा, आज तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? दादी, हर कोई मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखता है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मेरा अपमान करते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा दादी? क्यों मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं? अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो औरों की तरह आज लोग मेरी भी इज्जत करते, मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा होता। बेटा, ये तो भाग्य का खेल है। तेरे माता पिता बहुत गरीब थे बेटा, उन्हें अपना जीवन बिताने में ही काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता था, तो वो कैसे तुझे पढ़ाते? लोगों के माता पिता को देखिए, वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए हैं, उनके ऐशो आराम की हर चीज छोड़कर गए हैं। और एक मेरे माता पिता थे जिन्होंने सिवाय गरीबी के मुझे कुछ ना दिया। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है दादी माँ। इतना कहकर मोहित घर से बाहर चला जाता है। एक दिन तो ये होना ही था। आखिर मेरे बच्चे के कहे हर एक शब्द सही है। हमने इसके लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। मोहित अपने इस झोपड़े में अपनी दादी के साथ सालों से बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता आ रहा था। मोहित बंसीलाल की दुकान में मजदूरी करके अपना और अपनी दादी का पालन पोषण करता था। जब भी मोहित किसी अमीर आदमी को देखता था तो वो हमेशा अपनी दादी से एक ही शिकायत करता था कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया। कुछ सालों पहले एक दुर्घटना में मोहित के माता पिता इस संसार से चल बसे थे। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मोहित रोज इस गरीबी भरी जिंदगी से जूझने लगा, उससे लड़ने लगा। एक शाम मोहित और मीनाक्षी घर में थे। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और मीनाक्षी, जिसका शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था, वो चारपाई पर लेटी तड़प रही थी। दादी, आपको तो कितना तेज बुखार आ गया। अब मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बाहर तो तेज तूफान बारिश हो रही है। तभी घर की कमजोर छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। मोहित बेटा, अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है। ऐसे मत कहिए दादी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मुझे माफ कर देना कि मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। दादी, आप कुछ मत बोलिए। तू मुझसे हमेशा पूछता है ना कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बेटा, तेरे दादाजी ने मुझे उनकी एक अमानत दी है और मुझसे कहा था
कि इस अमानत को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। अब वो क्या है ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ चारपाई के नीचे जमीन में गड्ढा कर बेटा। चारपाई के नीचे जमीन में गड्ढा करता है तो उसमें से एक पुराना संदूक निकलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। ये तो संदूक है दादी। ये संदूक तेरे दादाजी ने मुझे दिया था। मैंने इसे सालों से अपने पास संभाल कर रखा है। अब इसे तू अपने पास रख बेटा। कहीं इस संदूक में खजाना तो नहीं है? तभी अचानक मीनाक्षी जोर से चिल्लाती है और उसकी सांसें और आंखें दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अपनी दादी की मौत देखकर मोहित खूब रोता है क्योंकि उसके जीवन से उसका ये आखिरी सहारा भी अब जा चुका था। तभी अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी से मोहित का झोपड़ा पानी में बहते हुए पास के बड़े से दरिया के बीचों बीच चला जाता है। मोहित के घर का सामान सब कुछ पानी में बह गया था और मोहित संदूक को हाथ में लिए घर की दीवार को पकड़कर खड़ा था। उसकी दादी की लाश भी पानी में बह गई थी। ये क्या हो रहा है? मेरा घर कहाँ गया? दादी कहाँ चली गई? पूरी रात मोहित अपने घर में पानी में खड़ा रहा। अगले दिन बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि आधे गांव वालों के घर बाढ़ के पानी में बह गए थे। इधर मोहित अपने घर में दरिया के बीचों बीच खड़ा था। तभी वो बाहर देखता है तो दूर दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था और उसका घर दरिया में तैर रहा था। अरे बाप रे, मेरा घर तो दरिया के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? यहाँ तो कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ न था और इस बड़े से दरिया के बीच पानी में बहते हुए घर में मोहित अकेला खड़ा था। घर का पूरा सामान तो बह गया, कहीं ये संदूक न बह जाए। तभी मोहित जैसे तैसे उस संदूक के ताले को तोड़कर उसे खोलता है तो उस संदूक में छाता था। छाता है? इसमें तो छाता है। मोहित छाते को हाथ में लेता है। मुझे तो लगा था कि इस संदूक में खजाना होगा, पर इसमें तो छाता है। दादी जी ये अमानत देकर गई थी, पर दादी के पास ये छाता। मोहित को लग रहा था कि संदूक में शायद खजाना होगा। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोहित उसी घर में दरिया के बीचों बीच था। 2 दिन से भूखे प्यासे रहने से उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि घर का राशन सब पानी में बह गया था। एक शाम मोहित घर में उदास बैठा था। लगता है ये पल मेरे जीवन के आखिरी पल हैं। भगवान जी, सारी उम्र तो मैंने गरीबी देखी थी। मैं पैदा जरूर गरीबी में हुआ, पर मैं मरना गरीबी में नहीं चाहता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सामने से बड़ी सी बाढ़ आकर मोहित के घर को तोड़कर अपने अंदर समा लेती है। मोहित छाता हाथ में पकड़े पानी में था। बचाओ! मोहित पानी में डूब रहा था। तभी वो अपने हाथ में रखे उस छाते को खोलता है तो छाते के खुलते ही वो छाता मोहित को लेकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। अरे ये क्या? मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। वो छाता मोहित को वहाँ से ले जाने लगता है। अरे ये छाता मुझे कहाँ ले जा रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ! अरे बचाओ! मोहित चीखने चिल्लाने लगता है। तभी वो छाता मोहित को एक सुरक्षित स्थान, एक किनारे पर लेकर आता है। हाँ, ये छाता हवा में कैसे उड़ रहा था? मोहित उस छाते को जमीन पर फेंक देता है। तभी वो छाता अपने आप हवा में उड़कर मोहित के सामने आता है। ये छाता अपने आप कैसे उड़ रहा है? कहीं ये भूत तो नहीं है? डरो मत मोहित, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई छाता हूँ। जादुई छाता? हाँ मोहित, मैं सालों से तुम्हारे दादाजी के पास था। तुम्हारे दादाजी बड़े ही नेक इंसान थे। वो मेरी सहायता से हमेशा गरीबों और मजदूरों की मदद करते थे। क्या? तुम 2 दिन से भूखे हो ना मोहित? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। ये छाता एक जादुई छाता है
तभी जादुई छाता अपने जादू से मोहित को कई सारे लजीज पकवान लाकर देता है। ये खाना कहाँ से आया? ये खाना मैंने अपने जादू से बुलाया है मोहित, अब इसे खाकर भूख मिटाओ। तभी मोहित फटाफट वो खाना खाने लगता है। थोड़े समय बाद मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई छाते। तभी बारिश शुरू हो जाती है तो वो छाता अपने आप मोहित के ऊपर आकर उसे पानी से भीगने से बचाता है। जादुई छाते, मैं तुम्हें पाकर आज बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ जादुई छाते, मेरी ये गरीबी दूर कर दो। इस गरीबी में और नहीं जीना मुझे। तभी जादुई छाता अपने जादू से वहाँ एक आलीशान बड़ा सा घर बना देता है। मोहित, अब ये घर तुम्हारा है, इसमें ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। ये देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है और वो जादुई छाते के साथ उस घर में आता है जहाँ खाने पीने की ऐशो आराम की सभी चीजें थी। तभी मोहित वहाँ रहकर खूब मौज मस्ती करता है। कुछ दिन बाद मोहित जादुई छाते के साथ उस घर में था। कहीं ये जादुई छाता मुझे छोड़ कर ना चला जाए। एक काम करता हूँ, इससे काफी सारा खजाना मांग लेता हूँ ताकि मेरा आगे का जीवन भी मजे से कटता रहे। हाँ। मोहित बहुत लालची और घमंडी हो गया था। वो कभी किसी की सहायता नहीं करता था। जादुई छाते, तुमने मुझे इतना बड़ा घर दिया, ऐशो आराम की चीजें दी। हाँ, अब बस मुझे बहुत सारा खजाना, पैसा और धन भी दे दो। मोहित, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूँ। तुम एक लालची और घमंडी किस्म के आदमी हो, पर तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। ठीक है मोहित, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगर तुम गरीब लोगों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी हर मांगी हुई चीज दूंगा। मैं क्यों किसी की मदद करूं? तो फिर मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दूंगा। तभी अचानक गांव में तेज बारिश होने से पूरे गांव में पानी फैल गया। बरसात का मौसम था। अब पानी के कारण गांव वालों के घर टूटने लगते हैं। उनके बच्चे, गांव वाले सब पानी में बहने लगते हैं। तभी जादुई छाता मोहित को हवा में उड़ाकर गांव में लेकर आता है। अरे, ये गांव वाले और बच्चे तो पानी में बह रहे हैं। जादुई छाते, हमें उन्हें बचाना होगा वरना ये बेचारे मर जाएंगे। मोहित, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे कोई चीज दोगे। अरे, वो छोटे से बच्चे मर जाएंगे जादुई छाते, उन्हें बचाओ। पहले तुम मुझे कुछ दो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वाले अपने बच्चों को पानी में बहते देखकर रोने लगते हैं। सब एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे थे। चारों ओर लोगों की चीखें निकल रही थीं। दहशत और डर का ये भयानक मंजर देखकर मोहित की आंखें आंसुओं से भर आईं। कुछ लोग टूटे हुए घरों के मलबे में फंसे तड़प रहे थे, तो कोई अपने बच्चों के खो जाने के गम में रो रहा था। जादुई छाते, तुम मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, पर इन लोगों को बचाने में मेरी सहायता करो। तभी जादुई छाता मोहित के साथ गांव वालों को बाढ़ में डूबने से बचाता है और सारे गांव वालों को दूर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आता है, जहां ना पानी था ना बाढ़ का डर। सब खुले मैदान में खड़े थे। मोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बची। तुमने मेरे बच्चे को डूबने से बचाया। भगवान जी तुम्हें लंबी उम्र दे और सारी उम्र तुम खुश रहो। गांव के सभी निवासी मोहित की बहादुरी की खूब तारीफ करते हैं, उसे दुआएं देते हैं। अपने लिए लोगों के दिलों में ये इज्जत देखकर मोहित की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ मोहित, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? जादुई छाते, जीवन भर हर किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखा, पर आज लोगों के दिलों में अपने प्रति ये इज्जत, अपनी इतनी तारीफ सुनकर, अपने लिए दुआएं सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। जादुई छाते, इंसान के लिए असल दौलत पैसा, धन, संपत्ति ये नहीं है, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल सही कहा तुमने मोहित।
किसी जरूरतमंद के काम आना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जादुई छाते, मुझे अब न पैसा चाहिए न धन चाहिए। अब मैं जीवन भर गरीबों और मजदूरों की सहायता करना चाहता हूँ और इसी तरह अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे खुशी है मोहित कि आज तुम्हारे विचार तुम्हारे दादाजी की तरह हो गए। तभी मोहित जादुई छाते की सहायता से उस खुले मैदान में कई सारे पक्के घर बना लेता है और पूरे गांव वाले उन घरों में रहने लगते हैं। उसके बाद मोहित उस जादुई छाते के साथ उसी गांव में रहकर जीवन भर लोगों की सहायता करने लगा और उन्हें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाकर उनकी गरीबी दूर करने लगा और खुशी। भोला कड़कती धूप में जंगल में लकड़ियां काट रहा था। धूप इतनी तेज थी कि भोला का पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। हाँ, हाँ, अरे धूप तो कुछ ज्यादा ही आग बरसा रही है। आहा, पता नहीं कब ये गर्मी का मौसम जाएगा। भोला कुल्हाड़ी से लगातार लकड़ियां काटने में लगा था। तभी शाम तक भोला कई सारी लकड़ियां तोड़कर अपनी साइकिल पर रख देता है। हाँ, बस आज किसी तरह से मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएं। भोला साइकिल पर लकड़ियां लेकर पास में अपने छोटे से गांव में एक लकड़ी भखार कारखाने में आता है और वहां अपनी लकड़ियां बेचने लगता है। ए भोला, मैं केवल 1 रुपए किलो लकड़ी लूंगा। मालिक, 1 रुपए किलो तो बहुत ही कम है। आप थोड़े से ज्यादा दाम दीजिए ना लकड़ियों के। देखो भाई, मैं तुम्हें रोज रोज एक ही बात कहता हूँ कि मैं खुद भी 2 से 3 रुपए किलो लकड़ियाँ बेचता हूँ। अब अगर तुम्हें 1 रुपए किलो के हिसाब से लकड़ियाँ देना हो तो बोलो, वरना अपनी लकड़ियाँ यहाँ से ले जाओ। नमस्ते। पूरे गांव में केवल एक हरिया का ही लकड़ी कारखाना था, जहां भोला रोज 1 रुपए किलो से लकड़ियां बेचता था। तभी आज भी 40 किलो लकड़ियां 40 रुपए में बेचकर भोला इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर में आता है, जहां घर में भोला की पत्नी निर्मला और बेटी मानसी थी। भोला अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। बाबा, मेरे लिए मिठाई नहीं लाए? अरे नहीं बेटिया, आज भी मेरी ज्यादा कमाई नहीं हुई। रोज रोज आप यही बात कहते हो बाबा, पर कभी आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाते। बेटिया, मेरी किसी दिन ज्यादा कमाई होगी ना, तब मैं जरूर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए मिठाई। मानसी गुस्से में आज भी घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कितना बुरा पिता हूँ ना मैं, जो अपनी बच्ची की एक खुशी को भी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। भगवान जी, आखिर कब तक हमें इस गरीबी के दलदल में फंसे रहना होगा। जी, आप मानसी की बातों का बुरा मत मानिए। वो बच्ची है, वो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं समझती। हाँ, रोज मैं इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि आज कारखाने का मालिक मुझसे ज्यादा पैसे में लकड़ियाँ खरीदेगा, पर कारखाने का मालिक हर बार मुझसे कम दाम में लकड़ियाँ खरीदता है। क्या करूँ? तो आप किसी और लकड़ी कारखाने में क्यों नहीं बेचते लकड़ियाँ? शायद वहाँ आपको लकड़ियों के ज्यादा दाम मिल जाएं। अरे निर्मला, इस गांव में दूसरा कोई लकड़ी का कारखाना है ही नहीं, ना ही यहाँ कोई दूसरा काम है करने के लिए। यही काम है और यही कारखाना है। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक रोटी के लिए भी भोला को काफी संघर्ष करना पड़ता था। छोटा गांव होने की वजह से वहां कमाई का दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। थोड़े समय बाद तीनों रोज की तरह दाल रोटी खाकर अपने घर में सो जाते हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भोला रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाने लगा और रोज उन लकड़ियों को सस्ते दाम में बेचकर अपने परिवार के साथ गरीबी के संघर्ष में जीने लगा। कम कमाई के चलते भोला और उसके परिवार वाले बड़े परेशान रहते थे। एक शाम निर्मला रोज की तरह गांव में पुराने कुएं के पास आकर कुएं से पानी निकाल रही थी। हर दिन हम ये सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, पर हमारा हर दिन हमें परेशानियों
और कठिन रास्तों का मुसाफिर बनाता जा रहा है। भगवान जी, अब और नहीं जिया जा रहा हमसे इस गरीबी में। हमारी गरीबी दूर कर दीजिए भगवान जी, हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला दीजिए। गरीबी भी ऐसी अजीब थी जो हर कदम पर नई परेशानियों से मुलाकात करवा रही थी। तभी निर्मला पानी से भरे मिट्टी के घड़े अपने सर पर लेकर सड़क से पैदल जाने लगी। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही सामने से दो बड़े बैल तेजी से निर्मला की ओर भागते हुए आ रहे थे। अरे, ये बैल तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तभी एक बैल तेजी से आकर निर्मला को सींग मारकर नीचे गिरा देता है और निर्मला सीधे एक बड़े से पत्थर पर सर के बल गिरते ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही मानसी और भोला को इस घटना की खबर मिलती है, वो दोनों निर्मला को गांव के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी निर्मला ठीक तो है ना? उसे होश आया कि नहीं आया? देखो भोला भाई, सर पर चोट लगने से निर्मला जी कोमा में चली गई हैं, ठीक है ना? अब उन्हें कब होश आएगा, माफ कीजिएगा, ये हम बता नहीं सकते। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर भोला और मानसी फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को होश में लाने का कोई तो इलाज होगा ना? भोला देखो, इलाज बस इतना ही है कि निर्मला जी को आईसीयू में रखना होगा और उन्हें रोज ट्रीटमेंट देना होगा। अब इन सब में रोज का 5,000 रुपए खर्च आएगा। अब अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो हम आपके घर में सारा सेटअप लगा देते हैं, मतलब कि सारी मशीनरी वगैरह लगा देते हैं। शायद इस इलाज से निर्मला जी ठीक हो जाएं। 5,000 रुपए रोज का खर्च, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब? देखिए, मैं अभी आपसे यही कहूंगा कि आप एक काम करिए, निर्मला जी को अभी घर ले जाइए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद उन्हें होश आ जाए। थोड़े समय बाद मानसी और भोला निर्मला को घर लेकर आते हैं और उसे चारपाई पर लिटा देते हैं। निर्मला जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसके बाद मानसी अपनी माँ के पास रहने लगी और भोला घर में खाना बनाना और घर के दूसरे काम करने लगा। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पत्नी के इलाज की चिंता में हर रोज भोला काफी परेशान रहने लगा। वो ना सही से खाना खा पा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था, जिसके चलते भोला काफी कमजोर हो चुका था। एक रात भोला निर्मला के पास चारपाई पर बैठा था और मानसी नीचे फर्श पर सोई हुई थी। ये क्या हो गया निर्मला तुम्हारे साथ? तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो? ए निर्मला, निर्मला उठो ना, होश में आ जाओ निर्मला। तुम्हारे बिना मैं और मानसी बहुत तकलीफ में हैं। भोला रात भर अपनी पत्नी के पास बैठकर रोता रहता। पैसों के न होने से भोला निर्मला का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अगले दिन, मानसी, मैं लकड़ियाँ काटने बेटा जंगल जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, है ना बेटा? बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। जब से माँ के साथ ये हादसा हुआ है, आप बहुत कमजोर हो चुके हो। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए बाबा। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हम माँ को कैसे संभालेंगे? अपनी बेटी की बातें सुनकर भोला की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, यकीनन गरीबी ऐसी ही होती है। गरीबी इंसान को कदम कदम पर काफी रुलाती है। तभी भोला अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है और वहाँ दोपहर तक लकड़ियाँ तोड़ता है। नहीं सहा जा रहा भगवान जी, नहीं सहा जा रहा। नहीं देखी जाती अब मुझसे अपने परिवार की ये तकलीफें। अरे क्या मैं अपने परिवार की खुशियों का जरिया नहीं बन सकता क्या? क्यों मैं अपनी पत्नी को इस तकलीफ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ? अपने जीवन में आई इस परेशानी को याद करके भोला बहुत रोता है।
नहीं नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अरे मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। हाँ, ये सही है ना, मैं अपनी जान दे दूंगा अब। हाँ। तभी भोला एक विशाल पेड़ पर रस्सी बांधता है और गले में रस्सी डालकर जैसे ही आत्महत्या करने लगता है तो वो रस्सी अचानक से गायब हो जाती है। हाँ, ये रस्सी कहाँ गायब हो गई? भोला आसपास रस्सी देखने लगता है। तभी वो विशाल पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। ये पेड़ इतना हिल क्यों रहा है? तभी वो पेड़ हिलना बंद कर देता है और उसके अंदर से आवाज आती है, भोला, तुम मरना क्यों चाहते हो? ये जीवन तो बड़ा अनमोल है, इसे ऐसे नष्ट मत करो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिल पाएगा। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ भोला। जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये पेड़ एक जादुई पेड़ था। तभी भोला इस जादुई पेड़ को अपने जीवन की सारी परेशानियां बताता है। अब तुम ही बताओ जादुई पेड़, मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं? भोला, हर इंसान के जीवन में कोई न कोई समस्या रहती ही है, पर हमें परेशानियों से डर के ऐसे मरना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, जिसमें से तुम्हें एक सही वाला रास्ता चुनना होगा। तभी जादुई पेड़ अपने जादू से एक तरफ कुल्हाड़ी निकालता है और दूसरी ओर ढेर सारा खजाना। दोनों चीजें भोला के सामने रखी हुई थीं। भोला, तुम्हारे सामने 2 चीजें रखी हुई हैं। अब बताओ, तुम्हें खजाना चाहिए या कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी तो मेरे पास है। एक काम करता हूँ, खजाना ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। मैं खजाना लूंगा जादुई पेड़। एक बार और सोच लो। ये कुल्हाड़ी कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई कुल्हाड़ी है, और मेरी मानो तो तुम कुल्हाड़ी ही ले जाओ। अब कुल्हाड़ी लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे इस समय पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है। मैं ये खजाना ही लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी भोला वो खजाना लेकर घर आता है और फिर भोला मानसी को सारी बात बताता है। बाबा, अब हम माँ का इलाज करा सकते हैं ना? हाँ बेटिया, देखना अब बहुत जल्दी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। भोला और मानसी बहुत खुश होते हैं। तभी भोला सारा खजाना अपने पुराने संदूक में रख देता है। रात का समय। बाबा, अब तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इसलिए अब आप अच्छे से सो जाइए। हाँ बेटिया, आज मैं सुकून से अच्छी नींद लूंगा। जब से निर्मला के साथ ये हादसा हुआ है, तब से मैं एक पल भी सुकून से सो नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद भोला और मानसी दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और बातों बातों में भोला और मानसी घर का दरवाजा ही बंद करना भूल चुके थे। आधी रात का समय एक चोर काला नकाब चेहरे पर ओढ़कर भोला के घर के अंदर आता है और उस खजाने से भरे संदूक को चुपके से लेकर घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन सवेरे भोला और मानसी की आंख खुलती है तो घर में संदूक को ना देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हाँ, अरे संदूक कहाँ गया? यही तो रखा हुआ था संदूक। बिटिया, उसमें करोड़ों का खजाना था, खजाना। दोनों पूरे घर में संदूक ये सुनकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़े समय बाद भोला निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ भोला। भोला वहीं रुक जाता है। तभी जादुई पेड़ अपने अंदर से एक कुल्हाड़ी निकालकर भोला के सामने रखता है। ये लो अपनी अमानत भोला। मुझे पता था कि तुम कुल्हाड़ी और खजाने में से खजाना ही चुनोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी के साथ साथ खजाना भी दिया था ताकि तुम खजाना चुनो। तुम्हें पता है
कल रात तुम्हारे घर से जिस चोर ने खजाना चुराया वो चोर नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी था जो तुम्हारी तरह ही जीवन की परेशानियों में उलझा हुआ था। क्या? हाँ, उस आदमी की माँ की आंखों की रोशनी एक बीमारी के कारण चली गई और उसके इलाज के लिए उसे करोड़ों रुपए लग रहे थे। अब वो तो मेरे पास कभी आ ही नहीं सकता था, इसीलिए तुम्हारे जरिए मैंने उस आदमी की सहायता की है ताकि उसे वो खजाना मिल जाए और वो अपनी माँ का इलाज कर सके। ये सुनकर भोला के होश उड़ जाते हैं। तुम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हो भोला। ये जादुई कुल्हाड़ी तुम्हें जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। तभी जादुई पेड़ अपने अंदर से 2 फल निकालकर भोला को देता है। भोला, इन फलों को घर लेकर जाओ और इन्हें पीस कर इसका रस अपनी पत्नी को पिला दो। इसका रस पीते ही तुम्हारी पत्नी को होश आ जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। जाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, सच में तुम बहुत महान हो। तुम्हें हम इंसानों की तकलीफों की कितनी चिंता है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ। यही तो मेरा काम है भोला। मजबूरों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब तुम जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। तभी भोला वो जादुई कुल्हाड़ी और जादुई फल लेकर घर आता है और फलों को पीसकर उसका रस निर्मला को पिलाता है, जिसके बाद निर्मला को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद भोला कम मेहनत में जादुई कुल्हाड़ी की सहायता से काफी सारी लकड़ियां तोड़ने लगा और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा।